तो चलो शुरुआत करते हैं आज से ऑर्गेनिक की, है ना। और ऑर्गेनिक में शुरुआत कहाँ से होती है? आईयूपीएससी से होती है। आईयूपीएससी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और सबसे बड़ी बात है कि पूरी केमिस्ट्री का बेस पोर्शन है। यहाँ पर कंपाउंड के बारे में जाना जाता है, उनके नाम के बारे में जाना जाता है कि उनका नाम क्या होगा, नेमिंग करते हैं बेसिकली। और आईयूपीएससी होता है क्या है? आईयूपीएससी एक यूनियन है। किस चीज की यूनियन है? अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी शुद्ध और अनुप्रयोगिक रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ। ये हिंदी बड़ी ढूंढ के लाया था मैं, इतना आसान नहीं है ना। ये नाम बड़ा मुश्किल से मिला, ये नाम तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिलहाल इस पर नाम पर क्या है, नाम तो नाम ही है, मेन क्या है? काम, है ना। नाम आपका कुछ भी हो, उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है काम क्या है आपका। क्यों भाई? तो नाम जैसे किसी ने रखा बहादुर सिंह, तो बहादुर सिंह रखने से बहादुर थोड़ी हो जाता है ना। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा नहीं है। तो चलो शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक की। उम्मीद करते हैं पुराना जो पढ़ा था उसमें जो गलतियां की थी वो इस पोर्शन में गलतियां नहीं करेंगे। और ये तो आपको पता है कि नीट में 15 क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने, 15, है ना। 33% वेटेज है, तो ये वेटेज है, यानी कि 15 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो 15 गुणा 4 बराबर 60, यानी कि 60 क्वेश्चनों का हिसाब किताब है। चलो शुरुआत करते हैं। तो आईयूपीएससी में बेसिक से चलेंगे, बहुत बेसिक से चलेंगे। मैं मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, और ये मानना क्या, ये तो हकीकत है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि वो भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आईयूपीएससी से। देखो आईयूपीएससी में अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो मैं एक पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, एनसीईआरटी में पॉइंट है कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? सबसे बहुत सही जवाब यूरिया था। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो यूरिया था। और ये बात है 1838 में। 1838 में एक साइंटिस्ट थे वोलर, वोलर, ठीक है, वोलर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने लैब में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था। बेसिकली ये मान के चला जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो लैब में नहीं होते, नहीं बन सकते, ये मान के चला जाता था। लेकिन ये एक पहले साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, लैब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, और वो कंपाउंड बेसिकली था यूरिया, ठीक है, यूरिया था। और यूरिया कैसे बना था? NH4NCO, ठीक है, NH4NCO से ये बना था, क्लियर है, इससे बना था। और इसको हीट किया था, इसको हीट किया था, और हीट करके यहां पर क्या बनाया था? NH2CO NH2। तो पहला जो कंपाउंड बना था दैट इज द ये, तो यूरिया बन गया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। फिर देन उसके बाद में कोशिश हुई, फिर धीरे धीरे कंपाउंड बनते चले गए, बनते चले गए। अब पहले कंपाउंड कम थे तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जैसे जैसे कंपाउंड बढ़ते चले गए वैसे वैसे दिक्कत होने लगी। जैसे कि आप भी जानते हो घर में अगर 3-4 बच्चे हो जाएं तो किस नाम से पहचानोगे? तो छोटू नाम कितने लोग हैं? एक छोटू, फिर दूसरा छोटू, फिर तीसरा छोटू, ऐसा तो नहीं होता है, पता है? जैसे एक होता है तो छोटू हो गया, दो हो गए तो चलो छोटू हो गया, तीन हो गए तो 3 छोटू हो गए, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो एक को छोटू बुलाओ, 3 छोटू आ गए। तो वैसे ही कंपाउंड के साथ था। और दूसरी बात, एक और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि हर कंट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, हर कंट्री में पढ़ाई हो रही थी, तो हर कंट्री में अलग अलग नाम, अलग अलग चीजें अपने हिसाब से सब लोग सेट कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, एक कॉमन नेम बनाते हैं, एक ऐसा नेम फॉर्मेट करते हैं जो सबके लिए यूज हो। तो देन वहीं पर ये कहानी स्टार्ट हुई, और वहीं से फिर धीरे धीरे बढ़ रही है। अमेंडमेंट आज भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट हो गया फाइनल हो गया, नहीं, चीजें आज भी चेंज हो रही है, काफी कुछ चेंज हो रहा है। कुछ 1912 यानी कि 1912 की बात करते हैं, ठीक है, वहां पर कुछ चेंज हुए, और कुछ अभी हुए 2012 में भी कुछ चेंज हुए हैं। तो चेंज होते रहते हैं लगातार, और हो भी गए होंगे बहुत से, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अभी जो हमारे सिलेबस में है केवल हम उन्हीं की बात करते हैं, जो एनसीईआरटी में रिटर्न है उसी के बारे में बात करते हैं। तो अगर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्या होता है, कैसे प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसाइक्लिक और साइक्लिक। यानी कि एसाइक्लिक शब्द है ये, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसाइक्लिक मतलब खुली हुई श्रृंखला, इसको क्या बोलते हैं? खुली श्रृंखला, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंपाउंड होते हैं, खुली श्रृंखला, और ये कौन सी होती है? इसको हम लोग साइक्लिक को बोलते हैं बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला,
ठीक है, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला इसका नाम दिया जाता है। बहुत बेस से समझाऊंगा, ठीक है, बहुत आराम समझिएगा, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। बंद श्रृंखला, तो जहां पर श्रृंखला जो होती है बंद होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंद श्रृंखला या क्लोज बोलते हैं, ठीक है ना, क्लोज कंपाउंड, ये खुले हुए। अब खुली हुई श्रृंखला की बात करते हैं तो खुली हुई श्रृंखला को दो भाग में विभाजित कर देते हैं। स्ट्रेट चेन मतलब सीधी रेखा, यानी कि रेखा कैसी हो जाए आपके पास, सीधी रेखा हो जाए। सीधी रेखा में सीधी श्रृंखला, रेखा क्या श्रृंखला बोलते हैं, सीधी श्रृंखला, यानी कि इसका मतलब है इसमें कोई भी बीच में ना हो, सीधी श्रृंखला इसको बोलेंगे, ठीक है। और ब्रांच चेन का मतलब क्या होता है, शाखा युक्त, यानी कि इसमें शाखाएं होती है, तो शाखाएं। क्लियर है, ये तो सिंपल से जानते हो आप लोग। अब हम बंद की तरफ चलते हैं, तो बंद की तरफ चलते हैं तो बंद में भी दो कंडीशन होती है। एक होता है होमोसाइक्लिक, इसको बोलते हैं सहचक्रीय, पता है ना, सहचक्रीय मतलब जिसमें सभी जो परमाणु हो वो एक जैसे हो जाए। जैसे कि आपने एक देखा होगा, इस टाइप का एक ट्राइगोनल फॉर्म देखा होगा, तो ट्राइगोनल फॉर्म में यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, यानी कि सारे कार्बन परमाणु लगे होते हैं, और कार्बन ही ज्यादा होता है, तो आपको मालूम होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यानी कि अगर यहाँ बात करें तो कार्बन कार्बन कार्बन, सभी जगह पे कार्बन लगे हो, या ये कह सकते हैं कि सभी एक ही जैसे परमाणु हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोसाइक्लिक, यानी कि सहचक्रीय। अब सहचक्री में भी दो बातें हो जाती हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। देखो एलिसाइक्लिक और एसाइक्लिक ये दो वर्ड अलग अलग है, इनको ध्यान रखना, एलिसाइक्लिक और एसाइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब होता है ओपन, खुला हुआ, और एलिसाइक्लिक का मतलब होता है चक्रीय। ये इसमें कंफ्यूज जाते हैं बच्चे कि यार एसाइक्लिक बोलेंगे कि एलिसाइक्लिक बोलेंगे। तो एसाइक्लिक का मतलब होता है खुला हुआ और एलिसाइक्लिक का मतलब होता है बंद, तो ये बंद है। क्लियर है, तो बंद है। तो होमोसाइक्लिक की बात करें तो होमोसाइक्लिक में दो कैटेगरी डिफाइन होती है, एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक का मतलब ये, क्लियर, एलिसाइक्लिक का मतलब ये, इसको एलिसाइक्लिक भी बोल सकते हो, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक भी इसको बोला जा सकता है। एक होता है एरोमेटिक। अब एरोमेटिक व्यवहार तो अलग होता ही हो। एरोमेटिक का मतलब एरोमा, एरोमा का मतलब स्मेल, गंध, इसमें गंध होती है, ठीक है, तो वो होता है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में भी दो कंडीशन होती है। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कौन सा यौगिक एरोमेटिक है, कौन सा ही नहीं है। तो आगे की बातें हैं ये, अभी इस पर डिस्कस नहीं करेंगे कि एरोमेटिक कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे पहचानते हैं। जिन लोगों को पता होगा वो जानते होंगे कि हकल का एक नियम था, हकल के नियम के द्वारा उसको पालन करते हैं। तो जो हकल के नियम का पालन करते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, और जो नहीं पालन करते हैं वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। और एक और शब्द आता है एंटी एरोमेटिक। तो ये सब आगे की बात है। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो ये समझ गए होंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें एरोमा होती है। अब एरोमेटिक कंपाउंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेंजोइड और एक होता है नॉन बेंजोइड। मतलब बेंजीनोइड का मतलब जिसमें बेंजीन होती है, जैसे आप बेंजीन को ही ले लो एग्जांपल, तो बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक होता है, तो बेंजीन होगी एरोमेटिक। क्लियर। नॉन बेंजीनोइड का मतलब क्या होता है कि कार्बन एटम सारे होते हैं लेकिन उसके अंदर बेंजीन नहीं होती है, समझ में आ गया, वो भी एरोमेटिक होते हैं। दूसरी बात है, अब आते हैं हेट्रोसाइक्लिक में चले जाओ। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, सहचक्री की जगह क्या हो जाएगा, असहचक्री, या ये कह सकते हैं कौन सा होगा जिसमें एक एटम कम से कम डिफरेंट हो जाए, एक एटम कैसा हो जाए, डिफरेंट हो जाए। और ये भी दो टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। यहाँ पर वही कंडीशन है, जैसे कि मान लेते हैं अपन ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, ऐसे बना लिया अपन ने, तो ये बना लिया, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक है लेकिन कैसा हो गया, हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है। दूसरी बात है, अगर इसकी बात करें तो ये एरोमेटिक नहीं होता, ये एरोमेटिक नहीं होता, तो एरोमेटिक नहीं होता है तो इसको एलिसाइक्लिक बोल सकते हैं, समझ में आ गया। और यहाँ पर अगर एरोमेटिक कर दे, इसमें डबल बॉन्ड लगा दे यहाँ पर, तो आपको बता दूंगी एरोमेटिक हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है, आगे बताएंगे एरोमेटिक क्यों हो जाता है, तो इस कंडीशन। तो फिलहाल समझ में आ गया, ये छोटा सा पॉइंट था, समझ में आ गया कि कौन एरोमेटिक होता है, कौन नॉन एरोमेटिक होता है। अब इसी में एक शब्द आता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त, याद आ गया होगा। तो संतृप्त कौन से होते हैं और असंतृप्त कौन से होते हैं। तो सैचुरेटेड का मतलब होता है कि केवल सिंगल बॉन्ड के द्वारा बाउंडेड होता है, केवल एकल बंध के द्वारा कोई बंधा होता है। जैसे कि अगर बात कर लेते हैं सैचुरेटेड की बात करते हैं, जैसे कार्बन 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 ले लो, क्लियर है, तो यहाँ पर हमने CH3 ले लिया, यहाँ पर अपन ने CH2 ले लिया, यहाँ CH3, या अभी रुक जाओ इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्बन 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 हमने यहाँ ले लिया, ये कार्बन ले लिए हमने, कोई अलग बंध नहीं है, केवल एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड। क्लियर है, संतृप्त बोलते हैं,
और असंतृप्त क्या हो गया, असंतृप्त हो गया यानी कि या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाए या फिर क्या प्रेजेंट हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो ये कौन से हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त। क्लियर है, तो ये कंडीशन समझ में आ गई बात। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों टाइप के हो सकते हैं, यानी कि दोनों टाइप के हो सकते हैं, कैसे, चक्री भी हो सकते हैं और अचक्री भी हो सकते हैं, मतलब अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं और असाइक्लिक नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशंस हो सकती है। क्लियर, जैसे एक क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि अगर हमने ये ले लिया तो ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो बात कर रहे थे संकरण के लिए, तो संकरण क्या होता है, संकरण तो आप जानते हो अच्छी तरीके से, संकरित कक्षक जैसा कि बता चुके हैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी। तो संकरण में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो संकरण का आ जाता है कि बताइए उसका संकरण क्या होता है। तो संकरण को कैसे निकालते हैं, जब संरचना की बात करते हैं तो सिग्मा और पाई बंध की संख्या, इसकी जो बंध की संख्या होती है इनको काउंट कर लेते हैं और इस संख्या के अनुसार संकरण निकालते हैं। जैसे कि अगर इनकी संख्या का योग अगर हमारे पास में 2 है तो इसका मतलब हम कहते हैं कि संकरण कौन सा हो गया, sp हो गया। अगर 3 होगा तो हम कहते हैं sp2 हो गया, 4 हो गया तो हम कहते हैं sp3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये स्थितियां होती हैं। हाँ, इसके आगे और भी होता है, 5 अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, sp3d होता है। हालांकि कार्बन के लिए वो नहीं होगा क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 ही होती है, तो उसके लिए तो नहीं होगा, लेकिन जनरली अगर बात करें तो यही होता है। 6 होता है तो यहाँ पर sp3d2 होता है और 7 होता है तो यहाँ पर sp3d3 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर संकरण वाले में, कंडीशंस में आ जाती है। तो सिग्मा और पाई बंध की संख्या लेते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म जिसको लोन पेयर आप बोलते हो, तो लोन पेयर का भी यूज कर दिया जाता है। ठीक है, तो लोन पेयर का भी यूज कर दिया जाता है। तो अगर सही देखा जाए तो अगर 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 देखा जाए तो अगर सही तरीके से देखा जाए तो सिग्मा प्लस पाई का प्रयोग नहीं, ध्यान रखना, सिग्मा प्लस पाई का प्रयोग नहीं, प्लस लोन पेयर का प्रयोग। मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है सिग्मा पाई बंध की संख्या, लेकिन संकरण के लिए नहीं है ये ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूजन मत लेना, ये कंफ्यूजन हो जाए, कंफ्यूजन, इसको हटाना चाहो तो इसको यहाँ पर हटा देता हूँ, अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर, पाई बंध की संख्या नहीं, संकरण के लिए सिग्मा और पाई बंध की संख्या का प्रयोग नहीं कर, मतलब पाई बंध की संख्या का प्रयोग नहीं करना है सिग्मा। पहले सिग्मा और पाई बंध सीख लेते हैं, फिर उसके आगे कहानी समझते हैं। चलो, तो यहाँ पर अगर बात करें, जैसे कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल रख लूं, अगर मैं आपसे कहूं
या हमारे पास CH4 है, तो बताओ कितने सिग्मा बंद है, कितने पाई बंद है, कितने लोन पेयर है। अगर हम इसको ले लें तो यहाँ पर सिग्मा बंद कितने हो गए, 4 हो गए। पाई बंद कितने हो गए, नहीं है। और लोन पेयर समझ रहे हो, लोन पेयर समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। कार्बन की संयोजकता वो तो बताने की जरूरत है नहीं कि लोन पेयर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। और अगर सिग्मा बंद 4 है तो इसका मतलब 4 प्लस फॉर्मूला कौन सा लगाना है, सिग्मा प्लस लोन पेयर, इन दोनों का योग बताना है। इन दोनों का योग अगर 2 होगा तो sp, 3 होगा sp2, 4 होगा sp3, 5 होगा sp3d, 6 sp3d2 और 7 sp3d3। इस तरह से लेना है। तो यहाँ 4 हो गया, लोन पेयर की वैल्यू यहाँ पर हो गई 0, इन दोनों का योग कर दिया, वैल्यू आ गई 4, संकरण हो गया sp3। आ गया समझ, सिंपल था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर लिखता हूँ CH3 एग्जांपल ले लिया मैंने, तो सिंपल है, CH3 एग्जांपल ले लो यहाँ पर। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो कार्बन लिखना है, ऐसे कार्बन लिख लेना है, कार्बन को कार्बन के साथ जोड़ना है। फिर कार्बन की संयोजकता देख लेनी है, कितनी संयोजकता है यहाँ पर, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो संयोजकता 4 हो सकती है। तो यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया, ये हो जाएगा क्लियर। अब सबका संकरण देखना है तो सबका संकरण देख सकते हो। तो इसका संकरण देखना है, इसका संकरण देखना है कार्बन का, तो यहाँ कितना हो गया, इस कार्बन में कितने सिग्मा बंद है, 1 2 3, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में आ सकता है संकरण कौन सा है, संकरण कौन सा है, तो आप कहोगे sp3 संकरण है किसी एक का। लेकिन अगर कई क्वेश्चन कर दिया कि बताओ ये किस प्रकार प्रदर्शित करता है, ये भी आ सकता है कि इसमें किस प्रकार प्रदर्शित हो रहा है संकरण, तो आप लिखोगे sp3-sp3, बॉन्ड नहीं है ये, डैश है, sp3-sp3। तो चारों ऑप्शन को चेक कर लेना। कोई डाउट यहाँ तक, सिंपल है। वो अगर पूछेगा, सिंपल अगर पूछ लेगा तो sp3 बोल दोगे, किसी एक कार्बन का पूछेगा। लेकिन अगर उसने पूछ दिया किस प्रकार की व्यवस्था है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, sp3-s। तो व्यवस्था में पूरी व्यवस्था बतानी पड़ेगी हमको, ये व्यवस्था सही होनी चाहिए। क्लियर। अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। ये दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। 2 कार्बन एटम ले लो, हाइड्रोजन ले लो। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या कंडीशन होगी, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई है। तो पाई को काउंट करोगे, नहीं करोगे, पाई को काउंट नहीं करेंगे। तो सिग्मा से ही काउंट करना है। तो कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा हो गए। लोन पेयर यहाँ पर नहीं है, कोई भी कार्बन एटम ऐसा कोई एटम नहीं है जिस पर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में प्राप्त हो, तो नहीं हो रहे, सारे के सारे प्रयोग हो गए। तो 3 सिग्मा हो गया, पाई 0 हो गया, 3 हो गया, तो यानी कितना हो जाएगा, sp2। यहाँ भी वही कंडीशन होगी, 3 है, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, तो यहाँ पर भी कितना हो गया, sp2। तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे कौन सा संकरण है, तो आप कहोगे sp2-sp2। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। sp2-sp2 बोल सकते हो, या सिंपल आप क्या बोल सकते हो, sp2 बोल सकते हो, क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर। इसी तरह से अगली बात करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास में आ गया, ये ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास में आ गया। यहाँ पर कार्बन की बात करते हैं, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया। इसकी बात करते हैं, 2 हो गया, 2 हो गया, तो कौन सा होगा, sp। वही सिचुएशन यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ भी कौन सा होगा, sp। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, sp हो जाएगा। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जाए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, सिंपल है, कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं है। ओके, चलो आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मान लेते हैं आप क्वेश्चन ऐसे दे दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दे दिया, ये कंडीशन दे दी। तो अब आप समझ गए होंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कंडीशन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो अब यहाँ पर अगर आपसे पूछूं, और यहाँ पर एक ऐसे कुछ दे दिया गया, ये दे दिया गया, और पूछा गया बताओ C1 C2 संकरण कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। C1 C2 संकरण कितना हो गया, पूछा गया C2 C3 संकरण कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन आ गया। तो क्या करोगे आप, समझ गए होगे क्या करना पड़ेगा, संकरण ज्ञात करना पड़ेगा, है ना भाई। संकरण क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो ज्ञात करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, CH3 का संकरण कितना हो जाएगा, CH3 का संकरण कितना होगा, sp3 होगा कि नहीं होगा। CH का संकरण कितना होगा, sp2 होगा कि नहीं होगा। और यहाँ भी इसका संकरण कितना होगा, sp2। क्लियर हो गया। तो sp3 sp2 sp2, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर C1 C2 का संकरण चाहिए मुझे, तो इनके मध्य का संकरण निकालना, मतलब इसका रखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, sp2 लिखोगे, आ गया समझ में। और अगर मैं कहता हूँ C2 C3 का संकरण कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, पहले उसका लिखना, जिसका 2 पहले उसका लिखना, फिर जो है बाद में उसका लिखना, तो यानी कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा और sp3। अब आ गई होगी बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ तक।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्वेश्चन कैसा भी होगा उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। जैसे अब अगर आप बेंजीन की बात करते हो, मैंने कहा कितने इसमें sp2 संकरण है। मैंने पूछा कितने इसमें sp2 संकरण है, कितने इसमें sp2 संकरण है, यानी sp2 संकरण की संख्या, sp2 संकरण की संख्या, ये क्वेश्चन आ गया। क्लियर है? तो sp2 संकरण की संख्या कितनी होगी? तो बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन मैंने लिया एग्जांपल, ये बेंजीन हो गया। तो सबको पता है, सब होशियार बच्चे हो तुम लोग। यहाँ पर H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, ऐसे ही तो करेंगे, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, ये कंडीशन हो गई। तो सिग्मा बंध की बात करते हैं, तो सिग्मा बंध कितने होंगे वो चेक कर लेते हैं, पाई बंध कितने होंगे वो चेक कर लेते हैं। तो सिग्मा 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 सिग्मा, ये सिग्मा हो गया, ठीक है, ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा है, यहाँ पे भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, ठीक है, और यहाँ भी सिग्मा है और यहाँ भी सिग्मा है। क्लियर हो गया? तो कितने हो गए? 6 तो ये सिग्मा थे इस वाले में, बाकी अंदर क्या है? ये तो पाई है ना, ये पाई है, ये पाई है, ये पाई है। तो सिग्मा कितने हो जाएंगे? अगर हम सिग्मा की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12। दिख रहा है ना? कितने हो जाएंगे? 12। तो 6 इधर वाले और 6 H वाले, कितने हो गए? 12। और पाई कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ये समझ में आ गया? अब संकरण की बात करते हैं, कौन सा संकरण कहाँ किस पर मैच कर रहा है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। क्लियर है? यहाँ पर भी sp2 होगा, यहाँ भी sp2 होगा, यहाँ भी sp2 होगा। तो कितने sp2 हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 और 6। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया? sp2 संकरण हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो एक और क्वेश्चन देते, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल लिख दिया मैंने, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये एग्जांपल लिखा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। बताओ संकरण क्या होगा? संकरण क्या होगा? इसका संकरण क्या होगा? क्योंकि दो ही सिग्मा बंध है, तो इसका संकरण कितना होगा? sp। इसका संकरण कितना होगा? sp2। और इसका संकरण कितना होगा? sp2। तो यानी कि अगर sp2 sp और sp और sp2 इस टाइप से, अब क्वेश्चन कुछ ही पूछा जा सकता है कि sp2 sp संकरण कितना हो रहा है वो बता दो, या कुछ और टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? तो संकरण ज्ञात कर लोगे, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब जरा जाते हैं लोन पेयर की तरफ चलते हैं, अब जरा लोन पेयर की तरफ चलते हैं। अगर मैं मान लेता हूं आपके सामने ये एग्जांपल ले लेता हूं, ये एग्जांपल ले लेता हूं, ये कंडीशन ले ली मैंने, ये एग्जांपल ले लिया, ये एग्जांपल पहले लिया था, ठीक है। और इसका नाम भी होता है, बहुत बढ़िया नाम होता है, किसी को पता है इसका नाम? नहीं पता? अच्छा ठीक है, बढ़िया बढ़िया, जो भी है बढ़िया है, आगे चलो बताएंगे फिर। हाँ ठीक ठीक है, हाँ चलो देखते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन हो गई। अब इसमें संकरण देखना है, सभी परमाणुओं का संकरण देख सकते हैं क्या हम? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, सभी परमाणुओं का देख सकते हैं। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन लगे होंगे, बिल्कुल लगेंगे। यहाँ हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ लगा होगा, यहाँ लगा होगा, यहाँ लगा होगा। संयोजकता से आप देख ही रहे हो, ऑक्सीजन पे तो हाइड्रोजन नहीं लगेगा ना, ये लगेगा ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन, वो एज इट इज रहेगा। तो पहले हम क्या देखें? पहले हम क्या देखना चाहते हो? पहले सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड देखते हैं। ये सिग्मा हो गया इधर, ये सिग्मा 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 इधर, सिग्मा दिख गया। क्लियर है? पाई कौन से होते हैं? ये पाई हो गया, ये भी पाई हो गया, और ये भी पाई। आ गया समझ में? आ गई बात? क्लियर हो गई? अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन वाली कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में? आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 या 8? पक्का? ठीक है, तो 6 होते हैं। तो 6 में से कितने प्रयोग कर गए? यहाँ पर एक, यहाँ प्रयोग, यहाँ प्रयोग, तो कितने बचे हमारे पास में? बचे। तो इसका मतलब यहाँ पर संकरण ले लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ले लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी कौन सा हो जाएगा? दोनों को ले लोगे ना, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, तो यानी कि sp3 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? sp2। इसका कितना हो जाएगा? sp2। क्लियर है? इसका कितना हो जाएगा? sp2।
बात समझ में आ गई है? और इसका कितना हो जाएगा, कर लोगे? क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? सिंपल है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि कौन सा परमाणु है, क्या दे रहा है, किस प्रकार का लोन पेयर के साथ में हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो एक बहुत और बढ़िया एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है, इसको प्रेडीन बोलते हैं, ये तो जानते ही होगे, ठीक है। अब मैं इसे पूछता हूँ कि बताओ कितने सिग्मा कितने पाई, तो बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, पाई कितने होंगे, सोच के बताओ। 3 पाई है, बहुत बढ़िया जवाब है। सिग्मा बता दो कितने है, 5 10 6 है 10 11 भी हो गए, 10 हाइड्रोजन है इधर, काउंट किया पक्का, ये हाइड्रोजन काउंट किया, तो ये सिग्मा हो गया, 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 ये सिग्मा, ये सिग्मा, हाँ ये भी कितने हो गए, ये गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गए, भाई कि हो गए 3 हो गए। अब संकरण की बात करते हैं, बाकी जगह तो sp2 होगा, बाकी जगह कौन सा होगा, sp2, सब में तो sp2 होगा। इस नाइट्रोजन में क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, होगा कि नहीं होगा, इस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होगा, बिल्कुल होगा, इस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होगा, और लोन पेयर होगा तो इसका मतलब कितने सिग्मा, 1 2 और एक ये लोन पेयर, तो कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? लोन पेयर लगा हुआ है, 2 सिग्मा बॉन्ड लगे हुए, तो 2 सिग्मा प्लस लोन पेयर, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा sp2 संकरण। कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक? ठीक है, चलो इसी से रिलेटेड एक और बात करते हैं। मान लेते हैं किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाए या निगेटिव चार्ज हो जाए, तो फिर क्या कंडीशन हो जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं ये हमारे पास में, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या पॉजिटिव चार्ज को हम लोग काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में? नहीं, अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज दिख गया तो फिर हाइब्रिडाइजेशन में उसको काउंट नहीं किया जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन दे चुका है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, तो संकरण कौन सा हो जाएगा, और अगर निगेटिव चार्ज हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर निगेटिव चार्ज हो जाए इसके ऊपर, यहाँ पर निगेटिव चार्ज लगा लोगे तो क्या कंडीशन हो जाएगी, जरा सोच के बताओ। यानी कि इसका मतलब यहाँ क्या कंडीशन हो जाएगी, यहाँ सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और जो निगेटिव चार्ज है उसको लोन पेयर की तरह गिनना है। किसकी तरह गिनना है, लोन पेयर की तरह, है ना। तो किसी पर अगर निगेटिव चार्ज होता है तो उसको लोन पेयर की तरह गिना जाएगा, तो लोन पेयर की तरह गिना जाएगा, तो यहाँ 1 2 3 और एक ऊपर टोटल 4 हो गया, तो 4 हो गया, तो कौन सा संकरण हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो निगेटिव जितने भी होंगे उनको लोन पेयर की तरह गिनना होगा, निगेटिव चार्ज आ गया लोन पेयर की तरह गिन लेना होगा। क्लियर हो गया? जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है, आप एक चीज समझो, आपके पास में NH3 है, आपके पास में NH4 प्लस है, और आपके पास में NH2 माइनस है, ये तीनों ले रही है मैंने, ठीक है। NH3 है, NH4 प्लस है, NH2 माइनस है। अमोनिया की एक कैटेगरी होती है, दोनों जगह से बिलोंग करता है, प्लस में भी बिलोंग करता है और माइनस में भी करता है। तो अमोनिया की अगर बात करो, तो अमोनिया की बात करो तो अमोनिया वाली कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर यही H है, ये H है, ये H है, और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है कि नहीं है। तो इसका मतलब कितना हो गया, 1 2 3 और एक ये लोन पेयर हो गया, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। आ गया समझ में? अमोनियम आयन की बात करते हैं, अमोनियम आयन में क्या कंडीशन है, अमोनियम आयन में क्या कंडीशन है, यही कंडीशन है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो आपको क्या गिनना होगा, बॉन्ड गिनने होंगे। तो बॉन्ड गिन लो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, चारों सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं है, तो यहाँ पर भी संकरण कितना होगा, sp3 संकरण होगा। अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस की कहानी कुछ ऐसे होगी, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बताओ कितना हो गया, लोन पेयर हो गया, लोन पेयर हो गया, तो इसका मतलब कितने हो गए, sp2 हो जाएगा, यहाँ सिग्मा और एक ये लोन पेयर, sp2। हाँ, खुद का लोन पेयर भूल गए भाई, उसको ये थोड़ी कि निगेटिव लग गया तो लोन पेयर निगेटिव का भूल जाओगे भाई, वो थोड़ी भूलना है, वो तो है ना उसके बाद, तो भी यहाँ पर संकरण कौन सा होगा, sp3। तो तीनों ही केस में संकरण sp3 होगा, NH3 ले लो या NH4 प्लस ले लो या फिर NH2 माइनस ले लो, तीनों ही केस में यहाँ पर ये sp3 ही संकरण प्रदर्शित करेगा। तो बच्चों ये क्लियर हो गया, तो संकरण समझ में आ गई बात, किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा संकरण कर लोगे
उनके दो बंदों के बीच का संकर्ण पूछा जाएगा तो भी बता लोगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो बंदों के बीच में बता दे कि बताओ इसमें कौन सा है। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 के बीच में, बताओ संकर्ण कौन सा है। हाँ, नंबरिंग जो होगी, जो भी काउंटेबल होगा, देखो क्वेश्चन जो आएगा ऐसे मान के चलो, जैसे यहाँ ये कंडीशन है 1 2 3 4 ऐसे मान लो, तो आपसे C1 C2 पूछा जा सकता है, आपसे C2 C3 पूछा जा सकता है, आपसे C3 C4 पूछा जाएगा। बेटा C1 C3 नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं पूछा जाएगा C1 और C3 के बीच में बताओ कौन सा संकर्ण है। गलत जवाब, गलत क्वेश्चन ही है, तो ये नहीं होगा। तो C1 C2 जो इनका होगा वो रख देना, C2 C3 जो इनका है वो रख देना, C3 C4 जो इनका है वो रख देना। इस प्रकार से आप संकर्ण रख दोगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। चलो दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं। दूसरा हम लेते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इसको भी थोड़ा पहचान लो। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, इनको भी थोड़ा सा पहचान लो। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो प्राथमिक का मतलब कार्बन एटम से रिलेटेड कर लेते हैं। तो प्राथमिक का मतलब एक कार्ब एटम से जुड़ा हो। अब वो कार्ब एटम जितने हाइड्रोजन से जुड़े उससे लेना देना नहीं है, कार्बन से कार्बन का लेना देना है ना। वो हाइड्रोजन से कितने जुड़े उससे लेना देना नहीं है। तो ये इससे जुड़ा हुआ तो इसका मतलब ये प्राथमिक हो गया, ये इससे जुड़ा हुआ तो ये इसका प्राथमिक हो गया। समझ में आ गया? अगर हम ऐसे देख ले, एक कार्ब एटम दो कार्ब एटम से जुड़ा हुआ है, ऐसा बना हुआ है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है, ये किसी और से जुड़ा हुआ है, उससे मतलब नहीं है। ये इससे जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी हो गया, ये इससे जुड़ा हुआ है, केवल इतना ही देखना है। आगे कौन किससे जुड़ा हुआ है वो नहीं देखना है। मतलब तुम्हारा खानदान है, तुम्हारे खानदान से लेना देना है ना, वो खानदान किस खानदान से जुड़ा हुआ है उससे क्या लेना देना है। अच्छा, क्यों इसको वो कार्ड वार्ड नहीं आ रहे हैं आजकल, इसलिए जीमने का बोले क्यों सर, रिलेशन तो हम आगे निभाएंगे। इतना ही निभाओ, ज्यादा है बेटा, इससे आगे मत जाओ, खतरा हो जाएगा। तो ये जुड़ा हुआ है इससे, ये किससे जुड़ा हुआ है इससे मतलब नहीं है। तो ये इससे जुड़ा हुआ है तो ये प्राथमिक हो गया, ये इससे जुड़ा हुआ है तो ये प्राथमिक हो गया, और ये दोनों जुड़ा हुआ है 2 डिग्री। क्लियर है? तो कौन किससे जुड़ा हुआ है इस पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लेते हैं ये कंडीशन ले लो, ये ले लो, चलो ये ले लिया, ये ले लिया, चलो ठीक है, ये कंडीशन ले लिया। आगे बात समझ में? अब यहां पर अगर बात करें तो ये इससे जुड़ा हुआ है तो ये प्राथमिक हो गया। क्लियर हो गया? ये 3 से जुड़ा हुआ है तो टर्सरी हो गया, तृतीयक हो गया। ये 2 से जुड़ा हुआ है, 1 से जुड़ा हुआ है। ओहो, कितना सरल था। अरे हाँ है ना। और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये 1 से जुड़ा हुआ है, वो 3 से जुड़ा है, उससे मतलब नहीं है। जो जिससे जुड़ा है उसी से मतलब होगा। कोई डाउट यहां तक? पक्का? क्लियर? तो समझ में आ गया? जैसे कि ये एग्जाम्पल आ गया। अब इस एग्जाम्पल में मैंने पूछा है कौन प्राथमिक है, कितने प्राथमिक है, कितने द्वितीयक है, कितने तृतीयक है। ठीक है, कितने प्राथमिक है, कितने द्वितीयक है, कितने तृतीयक है। तो ये प्राथमिक हो गया, ये प्राथमिक, हो गया, ये द्वितीयक, ये चतुर्थ। पक्का समझ गए कॉन्सेप्ट? ये तृतीयक, ये तृतीयक, आ गया ना समझ में? क्लियर हो गया? तो कौन कितने से जुड़ा हुआ है इस पर निर्भर करेगा, वो आगे किससे जुड़ा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं प्राथमिक की बात करता हूं तो कितने प्राथमिक दिख रहे हैं हमको, तुम लोग गिन लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अरे 4 के बाद 5 और 6, 5 मन में बोला, 6 बोल दिया। द्वितीयक आए 2, हाँ 2। तृतीयक, तृतीयक 2, और चतुर्थ। तो प्राथमिक कौन सा होता है, साइड वाला। द्वितीयक कौन सा होता है, बीच में। तृतीयक होता है वो भी बीच में, और चतुर्थ वो भी बीच में।
सबसे बीच में, होता ही नहीं होता है। समझ में आ गई कहानी? ठीक है, हमारी जिंदगी कैसी हो गई है? बीच वाली हो गई है। अरे तुम्हारी तो नहीं है, तुम तो अभी किनारे हो, अभी तुम प्राथमिक हो, हम द्वितीय तृतीय चतुर्थ है। घर और परिवार, नातेदारी रिश्तेदारी सब कुछ देखना होता है कि नहीं? क्या हम अंतिम है बेटा? हम अंतिम कैसे हो सकते हैं?
तो हमने अल्कोहल की बात बता दी, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल के बारे में बता दिया। अब इसी तरह से एक और सीख लो, प्राथमिक अमीन, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लो। तो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीन के बारे में देख लो, ये भी थोड़ा जानना हमारे लिए जरूरी है। तो प्राथमिक अमीन का मतलब क्या होता है? देखो यहां पर अब कार्बन का लेना देना नहीं है, अब यहां पर कार्बन का लेना देना नहीं है। प्राथमिक अमीन का मतलब होता है, प्राथमिक अमीन का मतलब होता है जिसमें NH2 समूह लगा होता है। अगर NH2 समूह लगा होता है तो ये प्राथमिक अमीन होता है। ठीक है, NH समूह लगा होता है तो ये हमारा होता है सेकेंडरी अमीन, और जो N समूह लगा होता है ये होता है टर्सरी अमीन। ऐसे समझो, यानी कि वहां तो अलग था, अल्कोहल के लिए अलग था, लेकिन यहां के लिए अलग है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास में CH3 NH2 लगा होगा, NH2 ग्रुप देखना है, NH2 ग्रुप हो गया तो ये प्राथमिक हो गया। अब अगर यहां पर रख दो CH3 NH CH2 तो ये कैसा हो जाएगा? ये द्वितीयक हो जाएगा, CH3 NH CH2, दो ग्रुप लग जाएंगे, वैलेंसी तो उतनी होगी ना। और अगर यहां लग दिया CH3 ये कर दिया, या N कर दिया, या CH3 कर दिया, या CH3 कर दिया, तो ये कौन सा हो जाएगा? टर्सरी। क्लियर हो गया बच्चों? तो अल्कोहल अमीन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अल्कोहल और अमीन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अमीन अलग चीज हो गई, अल्कोहल अलग चीज हो गई। जैसे अगर किसी ने कहा कि सर ये तृतीयक कार्बन एटम है, मान लेता हूं ये तृतीयक कार्बन एटम है और इस पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये NH2 ग्रुप जो यहाँ लगा हुआ है तृतीयक कार्बन एटम पर, तो क्या टर्सरी अमीन हो गया? नहीं, गलत है, ये प्राइमरी अमीन है ना। ये कौन सा है? हमने किससे पहचाना? NH2 ग्रुप से पहचाना, तो कौन सा हो गया ये? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो प्राथमिक अल्कोहल समझ में आ गया आपको, अल्कोहल प्राथमिक और अमीन प्राथमिक क्या होते हैं, ये चीज यहां पर आपको समझ में आ गई। चलो अब थोड़ा सा आगे IUPAC के बारे में, IUPAC के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। फिलहाल अभी पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि अगर हम जब भी नाम लिखते हैं, जब भी हम नाम लिखते हैं यानी IUPAC नाम लिखते हैं, तो IUPAC नाम लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? जैसे कि आप लोगों का नाम होता है या किसी भी इंसान का नाम लिखते हैं, तो पहले आगे कुछ लगाते हैं, मिस्टर लगाते हैं, श्री लगाते हैं, फिर नाम होता है, फिर कुमार होता है, फिर उसके बाद कुछ होता है। मैं उस नाम की बात नहीं कर रहा हूं जिस नाम से तुम्हें मोहल्ले वाले बुलाते हैं, एक होता है ना स्पेसिफिक मोहल्ले वालों का, वो नहीं, जो आपका नाम है जो सर्टिफिकेट पे लिखा होता है ना। हाँ, जो क्या कह रहा? हाँ, तो मैं कात्या बोलते हैं, पांग्या, क्या क्या नाम है यार, ऐसे नाम भी होते हैं क्या? तो अगर मोहल्ले में पहुंच जाओ, पांग्या के यहाँ जाना है तो पहुंचा देंगे, इसी घर पहुंचा देंगे। ए बाबा, कैसे कैसे नाम है। तो ऐसा ही कुछ जैसा यहां होता है वैसा ही कुछ वहां भी होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी ऐसे ही कुछ होता है कि पहले कुछ टर्म लिखा जाता है, फिर नाम लिखा जाता है, फिर टर्म लिखा जाता है, फिर इस तरह से होता है। तो IUPAC को भी हम लोग कुछ इस तरीके से सेट करते हैं। IUPAC का लिखने का एक तरीका होता है, जैसे क्या तरीका होता है? देखो, इसमें होता है द्वितीयक पूर्व लग्न। पूर्व लग्न जानते हो क्या होता है? चलो पहले मैं बता देता हूं कैसे लिखा जाता है। द्वितीयक पूर्व लग्न, फिर होता है प्राथमिक पूर्व लग्न, ठीक है, फिर होता है कार्बन परमाणु, इसको वर्ड रूट इंग्लिश में बोलते हैं, कार्बन परमाणु यहां पर लिख देते हैं। फिर होता है प्राथमिक अनुलग्न, और फिर होता है द्वितीयक अनुलग्न। ये बार बार मैं लिखूंगा क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक में जो IUPAC नाम होता है, जो नाम होता है वो बेसिकली ऐसे ही होता है। समझ में आ गया? ये लिखने दो, द्वितीयक पूर्व लग्न, प्राथमिक पूर्व लग्न, कार्बन परमाणु, प्राथमिक अनुलग्न एंड द्वितीयक अनुलग्न। ये जनरली जो होता है वो इसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, मैं क्या हुआ? बाहर जाना है? क्या हुआ? ठीक है, क्लियर है। अब पूर्व लग्न क्या होता है? पूर्व लग्न क्या होता है? पूर्व लग्न का मतलब होता है जो पहले लिखा होता है।
ठीक है, जैसे श्रीमान लिखा होता है पहले, है ना, तो ये पूर्व लग्न है। क्या श्रीमान प्रधानाचार्य, अभी भी वही जी रहा है ये बंदा, निकला नहीं है। श्रीमान प्रधानाचार्य सेवा में, है ना, है ना, सेवा में कैसे लिखते थे उसको, कैसे लिखते थे पूरी, नहीं आगे क्या लिखते थे, सबने निवेदन है कि मुझे फीस, इस प्रकार का अगर फीस माफी का कोई आएगा तो वो सरासर फाड़ दिया जाएगा, उसके बारे में कोई बात नहीं की जाएगी। छुट्टियों का तो हो सकता है लेकिन फीस माफी का नहीं हो सकता। हाँ, अभी से ले ले, तेरी फीस पूरी आ गई है तो अभी सब कैंसिल। जब तक फीस पूरी नहीं आएगी तब तक किसी प्रकार की कोई भी श्रीमान वाला कंडीशन नहीं लगेगा, ठीक है। चलो, तो द्वितीयक पूर्व लग्न हो गया, प्राथमिक पूर्व लग्न हो गया, कार्बन परमाणु हो गया, प्राथमिक लग्न हो गया, द्वितीय लग्न। ये इस प्रकार से हम लोग नाम लिखते हैं। पूर्व लग्न का मतलब होता है पहले लिखना, पूर्व लग्न का मतलब होता है पहले लिखना, और पहले भी दो लिखे जाते हैं, एक ये और एक ये। बताऊंगा मैं आगे चल के कैसे क्या होता है, किसके लिए इसको प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं, तो नाम ऐसे। फिलहाल अभी मैं बता रहा हूं पहले यहां पर कार्बन परमाणु। तो कार्बन परमाणु की संख्या को कैसे लिखा जाता है, पहले तो हमें यह सीखना है। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसके बारे में भी करेंगे, इसके बारे में भी करेंगे, इसके बारे में करेंगे, लेकिन पहले क्योंकि हमें यह चीज पहले में जानना जरूरी है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या को किस नाम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है? तो इसको मैंने आपको एक टेबल के द्वारा मैं दिखा देता हूं आपको। ये आपके पास में एक टेबल है जिसमें आपको ये नाम लिखे हुए दिख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, ये दिख रहे होंगे आपको। तो ये कार्बन है, कार्बन परमाणु है, दिख रहा है आपको, पता ही है, वैसे होशियार बच्चे हो तुम लोग कि 1 होता है तो क्या बोलते हैं मैथ, 2 होता है तो एथ, 3 होता है वाह वाह, 5 पे बगल में क्लास चल रही है, 7, 8 और नॉन और बस, ठीक है, क्लियर है, इसके आगे जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि 15 तक दिमाग में रखना, ठीक है, रखना 15 तक दिमाग में, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती है, इतने तक ही काम चल जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास में जो नाम होते हैं, 1 मैथ, एथ, ध्यान रखो, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, नॉन डेक, ठीक है, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, ठीक है, ये इस तरह से होते हैं। 20 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। 20 को ये थोड़ा सा पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ सकता है किसी, तुम लोग पूछ सकते हो आपस में एक दूसरे को कि 20 को क्या बोल सकते हैं। तो 20 डेक नहीं होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं यहाँ पर, यहाँ लोग इसको क्या बोलते हैं, यहाँ एक 10 को हो गया डेक तो बोलते हैं डो डेक, हम कहते हैं 30 बोले ट्राई डेक, और 30 में ये होता है, बोले मैंने कहा 30, बोले मैंने कहा डू डेक क्यों बोला, बोले 2 × 10 = 20, तो 2 मतलब हो गया डू, और डेक का मतलब 10, 2 डेक का मतलब 2 डेक, ठीक है, तो ये होता है। फिलहाल इस पर बात, 100 को क्या बोलते हैं, हाँ 100 को पूछेगा नहीं कोई, ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बोली कि ऐसा कुछ होता है। अब इसी होने से ही कुछ आगे जोड़ते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, अब थोड़ा सा बात चलते हैं हाइड्रोकार्बन की तरफ चलते हैं, हाइड्रोकार्बन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोकार्बन को अगर हम देखें तो क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन, भैया हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन ही हाइड्रोकार्बन होता है, सो सिंपल है ना, क्लास 6-7 में पढ़ा होगा, क्लियर। अब हाइड्रोकार्बन की बात करें तो यहां पर हाइड्रोकार्बन हमारे पास में होते हैं 3, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। देखो एक एक छोटी छोटी चीज बता रहा हूं मैं, जनरल नेम भी बताऊंगा, छोटी छोटी चीज है ना। तुम लोग कुछ लोग कह रहे हैं सर क्या पढ़ा रहे हैं, मजबूरी है बेटा पढ़ाना। एक कल की डेट में कुछ आ जाए, कोई बच्चा मेरे पास आ सकता है, बोले सर एल्कीन किसे कहते हैं,
तो मेरे पास जो मेरे हाथ में होगा मैं उसके सर पे मार सकता हूँ। तो ऐसी नौबत ना आए, उससे नुकसान अल्टीमेटली मेरा ही होगा। मेरे हाथ में फोन हो गया तो नुकसान, पैसे तो भी नुकसान, गाड़ी की चाबी, मतलब अल्टीमेटली मेरा ही नुकसान सोचना चाहते हो। हाँ, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो जाए, नहीं आना है ना, इसीलिए मैं यहां पढ़ा दे रहा हूं। चलो एल्केन की बात करते हैं। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला कितना होता है? CnH2n+2। ये होता है CnH2n+2। समझ में आ गई बात? क्लियर? CnH2n+2 होता है। तो CnH2n कोई भी कंपाउंड ले लोगे, उसका अगर मैं पूछूं कि बताओ ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, पहचान लोगे। चलो एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, बहुत अच्छी तरीके से जानते होगे। तीसरा क्या होता है? एल्काइन। एल्काइन क्लियर है? तो क्या होगा? CnH2n-2। ठीक है। अब एल्केन को अगर हम देखें तो जनरली देख के ही बता सकते हैं कि एल्केन का मतलब क्या होता है। भाई कार्बन सिंगल 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 बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होना चाहिए, तो एल्केन होता है। एल्कीन के बारे में डिस्कस करें तो क्या होता है? एल्कीन के बारे में डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड हो जाता है तो उसको एल्कीन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड अगर हो जाता है तो उसको हम लोग एल्काइन कहते हैं। जनरल सी बात है, क्लियर है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। एक क्वेश्चन मैंने दिया C10H18, ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, ये पहचानना है। C10H18 एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन, ठीक है? क्लियर? तो कैसे पहचानेंगे, क्या पहचानेंगे, किस तरीके से पहचानेंगे? तो एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, तो आपको क्या करना है, इसका जनरल फॉर्मूला देखना है। हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम देख रहे हैं CnH2n+2, पहले ये लगा के देखते हैं, पहले ये लगा के देखते हैं। मतलब तीन ही फॉर्मूले हैं, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, ये तो है। तो CnH2n है तो n की वैल्यू को कंपेयर कर दो, यहां पर कितना हो गया? 10। तो यहां पर अगर n की वैल्यू को कंपेयर करें 10, तो यहां हो जाएगा C10 और H2 × 10+2, इसका मतलब 10 दूनी 20, 20 और 2 22, यानी कि इसका मतलब मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये एल्केन नहीं है। दूसरा फॉर्मूला CnH2n, ये ले लो, तो CnH2n हो गया। n की वैल्यू 10 करोगे तो यहाँ इसके हिसाब से क्या आ जाएगा? C10 और H20, तो ये भी नहीं है। तो तीसरा कौन सा बचा आपका? CnH2n-2 हो जाएगा, CnH2n-2। अब इसको मैच करो तो C10 हो गया, H20-2 हो गया, तो C10 हो गया, H18। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? पहचान लेंगे, सिंपल है कि नहीं? तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पर ले लिया C5H10 ले लिया। अब तो आप पहचान लेंगे क्या होगा, ये एल्कीन होगा, यानी क्या हो जाएगा आपके पास में? CnH2। क्लियर है? CnH2। अच्छा चलो इसी से नाम भी पहचान सकते हो आप लोग। एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर कार्बन एटम कितने हैं? 10। कार्बन एटम कितने हैं? 10। तो कार्बन एटम 10 होगा, 10 को हम लोग क्या बोलते हैं? डेक, ठीक है, डेक बोल देते हैं। कार्बन एटम 10 को हम लोग डेक बोलते हैं। अब लास्ट में देखो हमने यहाँ क्या बोला है, अब ये भी समझ लो, यहाँ क्या बोला है मैंने? एन, एल्केन। देखो यहाँ पर हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने प्रयोग किया एल्क, और हमने यहाँ पर इसके लास्ट में प्रयोग किया एन। तो एल्क शब्द एक होता है और एन शब्द एक होता है। एल्क एक होता है और एन एक होता है, मतलब ये अलग वर्ड है और ये अलग वर्ड है। मतलब ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को। सुनना मेरी बात को, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम कौन से उसको रिप्रेजेंट करता है, और ये उसके बाद का लिखा हुआ है, ये उसके साथ में जोड़ दिया जाता है। समझ में आया? अब मैं आपको बता दूं ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं। देखो एन क्या है, अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देखो तो यहीं पर बात समझा देता हूं। ये जो लिखा है ना प्राथमिक अनुलग्न, इसको देखो, ये जो लिखा हुआ ना प्राथमिक अनुलग्न, यही बेटा एन होता है, यही ईन होता है और यही आयन होता है। क्लियर हो गया? यही एन होता है, यही ईन होता है, यही आयन होता है। इसका मतलब ये समझ लो कि यहां पर जो एन लिख रहे हो, जो ईन लिख रहे हो और जो आयन लिख रहे हो, ये बेसिकली क्या है? यही प्राथमिक अनुलग्न है, प्राथमिक अनुलग्न है।
यानी कि ये हमारे पास एन हो गया, यही इन हो गया और यही। तो वहां पर अगर हम जब नाम लिखेंगे, इसके लिए नाम लिखेंगे, तो हम इसका नाम लिखेंगे तो एल का मतलब हो गया कार्बन एटम और एन का मतलब हो गया प्राइमरी सफिक्स, है ना। मतलब क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी अनुलग्न। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर अगर नाम लिखो तो उसे क्या लिखोगे, एक बार मुझे बताओ। मैंने क्या लिखा है, C10H18। अब 18 लिखा है तो क्या है, ये वाइन है, आयन के लिए है। तो इसका मतलब एल का नाम कितना हो गया, डेक। ये देखो डेक लिखा हुआ है और डेक हो गया डेक, और फिर वहां क्या लगा होगा, क्या लगा होगा, समझ में आया, डेक। क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात। तो आयन वर्ड कहां से आया और किसके लिए है, ये समझ में आ गया होगा। चलो यहां पर बात करते हैं, C5H10 है, बताओ ये क्या है, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, एल्कीन है कि नहीं है। इसको तो जनरल लिख दिया आपने, एल्क और इन। तो अब इसका नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पेंट इन। क्लियर हो गया, पेंट। जैसे यहां पर लिख दो C4H10, देखो क्या है, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, एल्कीन है। एल्कीन है, कैसे फॉर्मूला चेक कर लिया, CnH2n+2 से। ये तो है CnH2n+2 से मैच कर लिया इसको, और CnH2n+2 से मैच किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्यूट। अरे होगा कि नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ब्यूट। ये हो जाएगा ब्यूट और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, तो ब्यूटेन हो जाएगा। अब आ रही बात समझ, क्लियर है। जैसे मान लेते हैं C6H12, ये क्या हो गया, चेक कर लो, चेक कर लो क्या हो गया। वैसे क्या है, ये एल्कीन है, अरे हाँ है ना, एल्कीन है। क्लियर हो रहा है, एल्कीन दिख रहा है। तो एल्कीन, इन वर्ड तो आप समझ में आ गया होगा ना, इन वर्ड किसके लिए, प्राइमरी सफिक्स, एल्क हो गया कार्ब एटम। तो 6 को हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हेग्स, यहाँ पर हो गया हेग्स। आ गया समझ में, नाम समझ में आ रहा है, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई डाउट यहाँ तक। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहां पर मैं ले लिया C8H14, बताओ 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 क्या है ये, CnH2n-2 है। इसका मतलब क्या है, ये एल्काइन है और एल्काइन है तो कार्ब एटम कितने हो गए, 8। तो कितना हो गया, ऑक्ट। समझ में आ गया, वैसे लिखना है ऑक्ट। क्लियर हो रहा है। C15H28, 15 दूनी 30, 30 में से 2 कम कर दिया 28, तो क्या हो जाएगा, ये एल्काइन हो जाएगा, एल्काइन। क्लियर है। और यहां पर क्या 15 है, 15 है पेंटाडेक, क्या बोलेंगे यहां पर, पेंटाडेक, डेक। ठीक है, क्लियर हो गया, पेंटाडेक। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। तो किस तरीके से यहाँ पर नाम अब शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे शुरुआत होगी। आज तो हमने बहुत बेसिक चीजें बताई हैं, ठीक है, कल भी बेसिक चीजें ही चलेंगी। बेसिक चीजों का मतलब जहां पर हम लोग छोटी छोटी बातों को समझेंगे, कहां से किसको रिलेट करते हैं और कौन सी चीज कहां से आती है। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी फिर कल